Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 17th of June 2022, Friday. Motivation of the day is if you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard. Banks' gross NPA dropped below 6% in March 2022. As per the Deputy Governor of Reserve Bank of India, the gross NPA, that is GNPA of banking sector, has dropped below 6% as of March 2022, and this is lowest since 2016. और सेम पीरियड के लिए इसी सेम पीरियड के लिए जो नेट एनपीए था वो 1.2% तक फॉल किया है, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो पैंडेमिक के इल इफेक्ट से अब रिकवर हो चुका है, या उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें बैंकिंग सेक्टर पर देखने को नहीं मिला जितना एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिक एंटिसिपेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं उनका ये भी कहना है कि ये सिर्फ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का डेटा देख करके हम किसी भी बैंक की असेट क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये असेस किया जाए कि जो ये क्वालिटी ऑफ असेट्स इंप्रूव हो रहा है, दिस इज ब्रॉड बेस्ड और जस्ट बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी forbearance because of government schemes और RBI schemes। तो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस की वजह से ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कि एक्चुअली में जो बैंक्स हैं उनकी असेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। अब यहाँ पर दो टेक्निकल टर्म्स हैं, वन इज ग्रॉस एनपीए एंड द सेकेंड इज नेट एनपीए। तो जल्दी से देख लेते हैं कि दोनों होते क्या हैं बेसिकली और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बैंक्स की बात करें, फॉर बैंक्स लोन्स आर द असेट्स। बैंक के लिए जो लोन्स होते हैं वो असेट्स होते हैं और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो उनकी लाइबिलिटी होते हैं। बैंक्स के लिए लोन्स क्यों असेट होते हैं? क्योंकि लोन्स ही ऐसे होते हैं, ऐसे असेट्स होते हैं जो कि बैंक्स के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिससे बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट इनकम अर्न करती है। और अगर कोई भी लोन, कोई भी बैंक का असेट जिसको हम लोन कहते हैं कॉमन भाषा में, अगर वो लोन इनकम जनरेट करना बंद कर दे, इंटरेस्ट जनरेट करना बंद कर दे, तो उसे हम नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं। तो ऐसे कौन से लोन होते हैं जिनको हम नॉन परफॉर्मिंग या बैंक्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की कैटेगरी में डालते हैं? ऐसे लोन अभी जो जनरल लॉ है उसके अकॉर्डिंग 90 डेज तक जिनका ना ही इंटरेस्ट पेमेंट आया हो ना ही प्रिंसिपल पेमेंट आया हो, तो ऐसे लोन को जो बैंक है वो स्ट्रेस असेट्स की कैटेगरीज में, एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ये जो 90 दिन की विंडो थी इसको इंक्रीज करके 180 डेज कर दिया गया था, जस्ट टू इंश्योर कि बैंकिंग सेक्टर में सडन एनपीए रश ना हो और ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसे लोन जो कि कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, वो कोविड के बाद अपना लोन रीपे कर दें, उनको एनपीए की कैटेगरी में ना डाला जाए। तो बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए और लेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए जो 90 दिन की विंडो थी इसको इंक्रीज करके 180 डेज कर दिया गया था। इन जनरल ऐसा कोई भी लोन जिसमें 90 दिनों तक ना ही उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट हो ना प्रिंसिपल रीपेमेंट हो, उसको एनपीए की कैटेगरीज में बैंक्स डाल देते हैं। इट मीन्स फॉर बैंक्स दोज लोन्स, दोज असेट्स बिकम नॉन परफॉर्मिंग। बैंक्स के लिए वो परफॉर्मिंग नहीं हो रहे हैं, वो बैड लोन हो गए हैं। बैंक्स उनको या तो एआरसीज को सेल कर देंगे या फिर उसकी रिकवरी की प्रोसेस इनिशिएट करेंगे बाय सेल्फ। तो ये तो हो गया बैंक्स के बैकग्राउंड के बारे में कि एनपीए कैसे क्लासीफाई करते हैं। अब जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए वो क्या है? सो जीएनपीए असेट्स इज अ टर्म बेसिकली यूज्ड बाय financial institutions or banks to refer to a sum of all unpaid loans which are classified as NPAs. So this is the sum of all NPAs. And as I discussed, the credit institution offer loans to their customers who fails to be honored, and within 90 days, financial institutions are obligated to classify them as NPA. As I discussed, what is net not performing asset? It is a term that is used by credit institutions, financial institutions, banking to refer to a sum of NPA loans less provisions for bad loans and doubtful loans. तो GNPA से
अगर जो प्रोविजंस रखे हैं बैंक्स ने एनपीए के लिए या लोन्स के लिए, उन प्रोविजंस को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो अमाउंट आता है दैट इज़ कॉल्ड एज नेट एनपीए। बैंक्स के लिए वो नेट एनपीए होते हैं। So therefore, if one deduct the provision for unpaid debts from the unpaid debts, the resulting amount refers to the net performing assets. So basically, net NPA is the actual loss of the bank institution incurs after loan defaults. कि जो प्रोविजनिंग कर रखी है उस प्रोविजनिंग को रिड्यूस कर देंगे GNPA से, इसके बाद जो अमाउंट आ रहा है वो बैंक का एक्चुअल लॉस होता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप याद रख सकते हैं कि GNPA इज़ द टोटल सम ऑफ द ऑल NPAs। और अगर इसी GNPA से हम प्रोविजनिंग या बैंक जो है वो प्रोविजनिंग को हटा दे, प्रोविजनिंग को माइनस कर दे जो कि उन्होंने लोन के लिए करी होती है, लोन के अगेंस्ट करी होती है, तो बैंक्स का नेट NPA आ जाता है। अब कई सारे स्टूडेंट प्रोविजंस या प्रोविजनिंग को जानते होंगे, तो जल्दी से 2 लाइन में डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली प्रोविजंस क्या होते हैं जिसको हम ग्रॉस एनपीए से रिड्यूस करते हैं। प्रोविजन एक अकाउंटिंग टर्म होता है जो कि एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि बैंक्स असाइड कर देते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट इन ऑर्डर टू मीट अ प्रोबेबल फ्यूचर एक्सपेंसेस और रिस्क और रिडक्शन इन द असेट वैल्यू। तो अगर कोई सिक्योरिटाइजेशन होता है और 100 रुपये का आप कोई असेट जो है वो बैंक्स को दे रहे हैं, उसको गिरवी रख करके आप बैंक से 80 रुपीज़ का लोन है, डेफिनेटली 100 रुपये के असेट पे, दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल अमाउंट, डोंट गो इनटू द एक्चुअल नंबर्स। तो अगर 100 रुपये का असेट आप बैंक को गिरवी रख रहा है तो पूरे 100 रुपये पे 100 रुपये लोन बैंक नहीं देते, 20% 30% प्रोविजनिंग कर देते हैं कि भाई इन फ्यूचर अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस हुए या असेट की क्वालिटी रिड्यूस हुई तो बैंक जो है वो लॉस में ना जाए। तो इस प्रोविजनिंग को ही रिड्यूस किया जाता है एनपीए से इन ऑर्डर टू गेट द actual loss for the bank. So provisioning is the accounting term, refers to the amount that is generally put aside from the profit in order to meet a probable future expenses or reduction in the asset quality, although the exact amount is unknown. तो प्रोविजनिंग को हटाने के बाद ही हम बैंक्स का एक्चुअल एनपीए जान सकते हैं, एक्चुअल लॉस जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, उनका ये कहना है कि एनपीए भी डिक्रीज़ हुआ है, ग्रॉस एनपीए भी डिक्रीज़ हुआ है, नेट एनपीए भी डिक्रीज़ हुआ है, बट जो बैंक्स की असेट क्वालिटी है ये या जो लोन की क्वालिटी ये इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है, ये थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये जो इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है एनपीए में, जीएनपीए में, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी फॉरबियरेंसेस जो कि आरबीआई ने रिलैक्सेशन और गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन स्कीम्स प्रोवाइड करी हैं कोविड-19 के ड्यूरेशन में, उसकी वजह से भी ये रिलैक्सेशन या ये रिडक्शन हो सकता है, विजिबल हो सकता है जीएनपीए और नेट एनपीए में, जो कि 90 डेज से इंक्रीज करके 180 डेज कर दी गई थी विंडो। इसके अलावा बहुत सारे और भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी आरबीआई ने, जस्ट टू सपोर्ट द बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज द एमएसएमईज। और हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में ही बैंक्स में ये एनपीए देखने को मिले, इवन बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कोविड-19 से पहले भी इम्प्रूव हो रहे थे और जो बैंक्स की असेट क्वालिटी है वो भी डिटोरिएट होना शुरू हो गई थी काफ़ी पहले से। हालांकि पैंडेमिक में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन पे जा सकती है। जैसे कि बात करें एसेट क्वालिटी ऑफ द इंडियन बैंक स्टार्टेड डिटोरिएटिंग फ्रॉम द अर्ली पार्ट्स ऑफ द लास्ट डिकेड एंड पीक्ड इन March 2018 with gross NPA hitting 11.5% of all gross advances। और इसके बाद से सडनली आरबीआई गवर्नमेंट एक्शन में आ गए थे। क्यों? क्योंकि किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए हेल्दी बैंकिंग सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए कंटिन्यूअसली बढ़ेगा बैंकिंग सेक्टर में, दैट में रिस्ट्रिक्ट द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। और अगर बैंक्स में लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी, लोन देने की कैपेसिटी रिड्यूस होगी, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिड्यूस होगा तो इनकम डिमांड सब रिड्यूस होगी, तो इकोनॉमिक जो है वो रिसेशन की सिचुएशन आ सकती है। दैट इज वाई फॉर एनी इकोनॉमी हेल्दी बैंकिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। एंड दिस इज द राइज एंड फॉल ऑफ द बैड लोन्स सिंस 2011 to 2022। तो ये बैंकिंग सेक्टर का डेटा हम देख सकते हैं 2018 मार्च 2018 में सबसे ज़्यादा ग्रॉस एनपीए देखने को मिला था। इसके बाद से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है बिकॉज ऑफ द एक्शन टेकन बाय आरबीआई एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड।
CBDT issues new rules for gift benefits to influencers. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक डिटेल्ड गाइडलाइन थर्सडे को इशू करी है फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द न्यू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो TDS प्रोविजंस के लिए नई गाइडलाइंस कल CBDT ने रिलीज करी, हम कह सकते हैं इशू करी। और बेसिकली जो ये गाइडलाइंस हैं ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए। सो अंडर द न्यू प्रोविजन, अंडर द न्यू गाइडलाइंस, बेनिफिट्स लाइक free medical sample received by doctors and gift retained by social media influencer now attract the TDS under these new provisions. Provisions क्या है? That related to benefits or perquisites received in a business or a profession. तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अलावा जो भी बिजनेस और प्रोफेशन, स्पेशल प्रोफेशन में किसी भी तरह के गिफ्ट्स, मेडिकल सैंपल रिसीव किए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, ये सब अब TDS अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स इस पर अब टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, किसी भी तरह के प्रोफेशन में अगर इंडिविजुअल प्रोफेशनल किसी भी तरह का फ्री गिफ्ट्स, फ्री बीज रिसीव कर रहे हैं, इन दैट केस दे हैव टू पे द टैक्स ऑन इट। जैसा कि 2023 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि TDS को लेकर के स्पेशली बेनिफिट्स ऑफ परक्यूसिट्स या किसी भी तरह के गिफ्ट से रिलेटेड जो भी इनकम है उस पर TDS को लेकर के गवर्नमेंट नए रूल्स लाएगी जस्ट टू कीप अ चेक ऑन टैक्स रेवेन्यू, ताकि गवर्नमेंट यहाँ से भी रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। तो रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट नया प्रोविजन लाई कि बजट में अनाउंस किया गया था। फाइनली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये डिटेल्ड गाइडलाइंस पब्लिश कर दी हैं और ये गाइडलाइंस जुलाई 1 से एप्लीकेबल होंगी। तो किसी भी प्रोविजन में, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इफ एनी प्रोफेशनल इज रिसीविंग एनी सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, coupons or sample, in that case they have to pay the tax on it. However, there are a lot of doubts around the provisions which require clarity, क्योंकि अगर डिटेल प्रोविजंस के साथ जाए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन प्रोविजंस में, मोस्ट स्पेसिफिकली गिफ्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनमें, क्योंकि कई सारे एक्ट्स में ये प्रोविजंस कवर किए गए हैं तो क्लैश भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि IT एक्ट में एक सेक्शन है जो कि इसी टैक्स डिडक्शन की बात करता है 10%, कि 10% टैक्स डिडक्ट होगा अगर किसी भी तरह के बेनिफिट्स या परक्यूसिट्स या गिफ्ट रिसीव किए जा रहे हैं इन अ सिंगल ईयर बाय अ रेसिडेंट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ सच रेसिडेंस, प्रोवाइडेड दैट उसकी जो वैल्यू है वो 20,000 से ज़्यादा हो पर ईयर। बट यहाँ पर एक और क्लॉज है, अकॉर्डिंग टू CBDT अगर वो प्रोडक्ट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर वो गिफ्ट रिटेन करता है वीडियो बनाने के बाद में या कंटेंट बनाने के बाद में, तभी वो टैक्स एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज वो टैक्स जो न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन 194R है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ द प्रोडक्ट इज नॉट रिटेन देन द सेट प्रोविजन वुड नॉट बी एप्लीकेबल। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटेन, और रिटेन करेंगे तो उसको कैसे ट्रैक करेंगे। डॉक्टर्स के लिए कि अगर डॉक्टर्स को कोई फ्री सैंपल मिल रहे हैं, डॉक्टर किसी भी तरह का फ्री सैंपल रिसीव कर रहा है और वो फ्री सैंपल डॉक्टर हॉस्पिटल में एम्प्लॉय कर रहा है, हॉस्पिटल में यूज़ कर रहा है, इन दैट केस न्यू टैक्स प्रोविजन वुड बी एप्लीकेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल टू द हॉस्पिटल, नॉट टू द डॉक्टर। तो सोर्स को लेकर के, कुछ टर्म्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेटर ऑन जैसे जैसे ये रूल एप्लीकेबल होगा, जो भी सारे कन्फ्यूजन हैं प्रॉबेबली CBDT उनको टारगेट करेगा। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए मोबाइल, कार, आउटफिट, कॉस्मेटिक, किसी भी तरह के गिफ्ट रिसीव करने पर, किसी भी तरह की सर्विस रेंडर करने पर दे हैव टू बी ट्रीटेड एज बेनिफिट्स और उस पर टैक्स उन्हें देना होगा। गवर्नमेंट फ्री सैंपल्स, फ्री मेडिकल इक्विपमेंट्स, उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट्स और रिबेट को एक्सक्लूड किया गया है। तो जो नए टैक्सेशन को लेकर के, TDS को लेकर के जो नए रूल्स आए हैं उसके अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन को फिलहाल के लिए ब्रीदर प्रोवाइड किया गया। तो सेक्शन 194R इज एप्लीकेबल, ये याद रखेंगे। IT एक्ट में ये नया सेक्शन ऐड किया गया 194R
It is applicable on events like when person gives incentive in the form of cash or kind such as car, TV, computer, gold coins, mobile phone. इन सब पर applicable होगा. The limit, the new provision set a threshold limit for 20,000 in a year, जो कि previous limit थी उसी को ही retain किया है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. आरबीआई लिफ्ट्स बैन ऑन मास्टर कार्ड. सो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थर्सडे को मास्टर कार्ड पर जो बैन लगाया था वो ख़त्म कर दिया है, उसको लिफ्ट कर लिया है, उठा लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. नाउ मास्टर कार्ड डू नॉट हैव एनी बैन एंड मास्टर कार्ड इज अलाउड टू ऑन बोर्ड न्यू कस्टमर फॉर डेबिट, क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड. इससे पहले एचडीएफसी पर यह बैन था, फिर एचडीएफसी पर से भी ये बैन हटा लिया गया कार्ड इशू करने का. अब मास्टर कार्ड से भी ये बैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हटा लिया है, जिसके बाद मास्टर कार्ड जो कार्ड नेटवर्क है ये नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, उनको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स इशू कर सकता है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों बैन लगा था, वाई आरबीआई हैज़ बैन द मास्टर कार्ड, क्यों इस पर यह बैन इम्पोज किया था और ऐसा अब क्या हो गया है कि आरबीआई ने ये बैन हटा दिया है. तो बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं, डेबिट कार्ड प्रोवाइडर कंपनीज हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर कंपनीज हैं, पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं, इनमें जो डेटा स्टोरेज है उसके नॉर्म्स को लेकर के आरबीआई के साथ बहुत ज़्यादा कंटेंशियस इश्यूज थे मास्टर कार्ड के या वीज़ा कार्ड या अदर कंपनीज हैं उनके. और आरबीआई का करंटली कहना था, हमेशा से आरबीआई का ये कहना था, नॉट ओनली करंटली, हमेशा से आरबीआई ये कह रही थी कि जो भी डेटा जनरेट हो रहा है फ्रॉम द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू योर डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और प्रीपेड कार्ड्स, या जो KYC नॉर्म्स के थ्रू जो डेटा जनरेट हो रहा है, ऑल डेटा नीड टू बी stored within the territory of the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में डेटा लोकलाइजेशन की बात हो रही थी कि डेटा लोकलाइजेशन हो, जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं वो इंडिया के इंटरनल सर्वर पर ही, इंडिया में ही स्टोर करें, ना कि उसे किसी एक्सटर्नल सर्वर पर स्टोर करें. अपार्ट फ्रॉम इट बहुत मिनिमम डेटा स्टोरेज करने की बात कही थी, जितना हो उतना डेटा कम से कम स्टोर किया जाए अबाउट द कस्टमर, अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. तो डेटा प्राइवेसी, डेटा स्टोरेज और पेमेंट डेटा रिलेटेड जो नॉर्म्स पे उस पर लेकर के मास्टर कार्ड का कंप्लायंसेस नहीं था, ऐसा मानना था आरबीआई का. और इसी की वजह से लास्ट ईयर जुलाई में आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद से बहुत सारे ऐसे बैंक जैसे कि येस बैंक, आरबीएल, सिटी बैंक, जो कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर कार्ड ही इशू करते थे, मास्टर कार्ड से ही जिनका कोलैबोरेशन था, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे आरबीआई के इस डिसीजन से. हालांकि जो एग्जिस्टिंग मास्टर कार्ड होल्डर्स थे उनके ट्रांजैक्शन पर कोई बैन नहीं था, लेकिन आरबीआई ने ये बैन ज़रूर कर दिया था मास्टर कार्ड पर कि आप नए कस्टमर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं बनाएंगे जब तक कि आप अपने कंप्लायंसेस को इंश्योर ना कर सके. तो लास्ट जुलाई में आरबीआई ने ये बैन लगाया था मास्टर कार्ड नेटवर्क कंपनी में. अब चूंकि आरबीआई ने प्रॉपर रिवीजन किया है, रिव्यू किया है कंप्लायंसेस का, और इसके बाद आरबीआई ने नोटिस सर्व किया है और उस नोटिस में कहा है कि आरबीआई इज सेटिस्फाइड विद द कंप्लायंसेस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड. और जो भी बैन मास्टर कार्ड पर लगाया गया था अब उसको रिमूव किया जा रहा है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मास्टर कार्ड कैन ऑन बोर्ड न्यू कस्टमर विद द इमीडिएट इफेक्ट. और डेफिनेटली मास्टर कार्ड ने और अदर जो बैंक्स हैं जो कि एसोसिएट थे मास्टर कार्ड ने, उन्होंने गवर्नमेंट के आरबीआई के इस डिसीजन को वेलकम किया और उन्होंने ये एश्योर किया कि मास्टर कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर जो है, कार्ड नेटवर्क कंपनी है, दैट विल कंटिन्यू टू इंश्योर द कंप्लायंसेस एंड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. तो 1 साल पहले जो एम्बार्को लगाया था वो रिमूव कर दिया एंड दिस विल बेनिफिट द अदर बैंक्स एज वेल एज ऐसे जो कंपनीज हैं, फिनटेक कंपनीज हैं या कार्ड नेटवर्क कंपनीज हैं, पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं जिन पर अभी भी बैन लगा है, उनके लिए एग्जाम्पल होगा. इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो कार्ड नेटवर्क कंपनीज ही, पेमेंट एग्रीगेटर, इवन बैंक्स पर जो एम्बार्को लगा था, रिस्ट्रिक्शन लगा था, वो भी रिसेंटली आरबीआई ने कईयों पर बैन लगा रखा था रिलेटेड टू डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो वो बैन भी शायद अब आरबीआई आगे रिमूव कर दे. हालांकि आरबीआई के इस बैन के बाद से जो कि मास्टर कार्ड पर लगा था, इससे वीज़ा और रुपए को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था क्योंकि एक बहुत डोमिनेंट कंपनी थी मास्टर कार्ड. तो इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड उसने लूज़ कर दिया है
but now embargo is removed, so दे कैन रीस्टार्ट देयर बिजनेस। अब आरबीआई से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, उसको भी हम इसी आर्टिकल में कवर करेंगे। आरबीआई टर्न्स नेट बायर ऑफ डॉलर इन अप्रैल। जिस तरह से आईएनआर इंडियन रुपी की वैल्यू गिर रही है, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, और जिस तरीके से आरबीआई इंटरवेंशन कर रहा है, वो डेटा इंडिकेट करता है कि आफ्टर सेलिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 बिलियन इन द मंथ ऑफ मार्च इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टर्न द नेट बायर ऑफ डॉलर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इंटरवेंशन करने की वजह से अप्रैल का डाटा ये इंडिकेट करता है कि आरबीआई नेट बायर के फॉर्म, इट मीन्स किसी भी तरह का आरबीआई ने सेलिंग नहीं करी डॉलर की। And according to the latest data, the RBI purchased $1.96 billion in the month of April. So this is the data as per the intervention done by RBI to control the value of INR. अब देख लेते हैं RBI से ही रिलेटेड सेम न्यूज़ है, एक न्यूज़ है जो कि सेम पेज पर दी हुई है। इंडिया बेटर प्लेस टू अवॉइड द स्टैगफ्लेशन रिस्क। स्टैगफ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन के साथ अगर जीडीपी ग्रो नहीं कर रही है, बहुत सिंपल से टर्म में मैं आपको समझा दूं, तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। की इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है बट इन्फ्लेशन के साथ जीडीपी ग्रो नहीं कर रही, जीडीपी जो है वो डाउन जा रही है, एंड दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी। और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, जिस तरह से यूएस फेडरल अपने पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन के लिए जा रहा है, जिस तरह से सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद से इकोनॉमीज़ पर, नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर इकोनॉमीज़ पर भी स्टैगफ्लेशन का जो रिस्क है वो इंक्रीज हुआ है। बट आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया जो है, जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि इन कंपैरिजन टू द अदर मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज, India is better placed to avoid the risk of stagflation as per the Reserve Bank of India's monthly report. कौन सी monthly report publish करता है Reserve Bank of India? State of Economy report. ये monthly report आती है और इस report में RBI ने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अदर कंट्रीज से, जो मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके कंपैरिजन में बेटर है, और इंडिया फिलहाल के लिए किसी भी तरह की स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन को टैकल करने के लिए ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा सक्षम है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज़। तो जहाँ पर आरबीआई ने बहुत ज़्यादा डेटा भी डिस्कस किया, जीडीपी का डेटा डिस्कस किया, जो प्रोजेक्शंस हैं, फोरकास्ट हैं, उनका डेटा डिस्कस किया, यील्ड कर्व का, यील्ड रेट का डेटा भी डिस्कस किया, और आरबीआई का ये कहना है कि यील्ड कर्व क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, बॉन्ड मार्केट का अगर हम यील्ड कर्व को देखें तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो सारे डेटा को डिस्कस करते, डेफिनेटली वी कैन नॉट डिस्कस ऑल दिस डेटा हेयर, उसको डिस्कस करते हुए आरबीआई ने कहा कि इंडिया अभी बेटर पोजिशन में है इन कंपेरिजन टू द अदर कंट्रीज। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। एडवांस टैक्स कलेक्शन अप 48% इन अप्रैल एंड जून। सो अप्रैल एंड जून, इस कैलेंडर ईयर के अप्रैल से जून तक के टाइम ड्यूरेशन में जो एडवांस टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज किया है, और ये डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो रिकवरी की फेज में अभी भी बनी हुई है। एडवांस टैक्स पेड बाय द कंपनीज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर, दिस फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 has grown approximately 46%, 46% ज़्यादा एडवांस टैक्स कलेक्ट हुआ है इन कंपैरिजन टू द इक्विवेलेंट पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। पिछले साल के कंपैरिजन में 46% ज़्यादा एडवांस टैक्स कलेक्ट हुआ है क्वार्टर 1 में, और कहीं ना कहीं ये डेटा ये बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिकवरी के ही मोड पे है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑड्स। So this is the advanced tax mop-up segregation. Corporation tax 46% तक, personal tax 52.4% तक, and this is the direct tax collection segregation. You can just have the glimpse of it. बहुत ज़्यादा डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है. But this increase in advance tax collection has indicated the economy had started to recover from the impact of pandemic last fiscal year, but was again hit by the second wave in April and May, and third assaults of COVID-19 in December and January. However, government is dealing with all these types of global macro challenges and leading to sustainable growth. So irrespective of all odds, फिलहाल के लिए एडवांस टैक्स कलेक्शन इज द गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज द टैक्स अथॉरिटीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडाइसेस टम्बल 2% ऑन फेड स्टीप रेट हाइक। सो इंडिया की जो इक्विटी मार्केट है उसने दोबारा से टम्बल या डिक्लाइन रजिस्टर किया है। 2% का डिक्लाइन देखने को मिला इंडिया की इक्विटी मार्केट में।
और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया के केस में, जो अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनमें भी सेम पैटर्न देखने को मिला अलॉन्ग विद ऑल द इंटरनेशनल peers. Why? As the investor fled risky assets on a fear of global recession. क्यों ग्लोबल रिसेशन? क्यों ग्लोबल रिसेशन का फियर सडनली लूम अप कर गया? बिकॉज ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व रेट्स इट इंटरेस्ट रेट बाय 75 bps एंड इट्स अ बिगेस्ट इंक्रीज सिंस 1994. तो रिसेंटली यूएस फेडरल, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, यूएस का सेंट्रल बैंक, यूएस फेडरल कहते हैं हम, यूएस फेडरल ने 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया। और अभी तक का यानी 1900 अगर हम 94 की बात करें उससे लेकर के अभी तक का ये बिगेस्ट इंक्रीज है। एंड दिस सिग्नल अनदर बिग हाइक नेक्स्ट मंथ। और ऐसा एंटिसिपेट किया जाए कि नेक्स्ट मंथ भी जो यूएस फेडरल है, यूएस फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, दैट विल अगेन गो फॉर पॉलिसी रेट और इंटरेस्ट रेट हाइक, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली FIIs और FPIs उनको ये रिस्क आ रहा है कि शायद ग्लोबल जो इकोनॉमीज हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लोबल रिसेशन, जिसकी वजह से उन्होंने अपने रिस्की एसेट से अपने जो इन्वेस्टमेंट थे उसको पुल आउट कर लिया, जिसका इम्पैक्ट हमें इमर्जिंग मार्केट की इक्विटी मार्केट पर देखने को मिल रहा है। सो दिस इज ऑन द सेलिंग स्प्री बाय FPI and FIs, and this is the upward trend in case of 10 years US Treasury yield। और INR की वैल्यू तो गिर ही रही है, वो हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। सो बियर हैव अ फील्ड डे, लेट्स सी कि कल या आज के ट्रेडिंग में क्या होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट मूव्स कर्व ऑन फ्लोर एक्सपोर्ट। फ्लोर मीन्स आटा, जो पिसा हुआ आटा होता है उसको हम फ्लोर बोलते हैं। सो आफ्टर हैविंग बैन ऑन wheat export, now central government is thinking that what if the traders will use flour instead of exporting the wheat grains, they export the flour. In that case, that will also leads to the स्कैसिटी ऑफ वीट इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वीट का तो एक्सपोर्ट बैन कर दिया, लेकिन जो गेहूं का आटा जिसका एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या उसको भी एक्सपोर्ट बैन किया जा सकता है, जस्ट टू इंश्योर द प्रॉपर और एनफ सप्लाई ऑफ वीट इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट वीट के यानी वीट गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाने का सोच रही है बाई मेकिंग द रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, जस्ट एज इन द केस ऑफ शुगर। जैसे शुगर के केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है ट्रेडर्स के लिए, अब वीट के फ्लोर के एक्सपोर्ट के केस में मैंडेटरी होगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये पर्पस है, ये रीज़न है कि जो वीट है उसकी अवेलेबिलिटी डोमेस्टिक मार्केट में इंश्योर करी जाए। हाउएवर आउटराइट बैन जो है वो अभी फिलहाल के लिए वीट फ्लोर पर नहीं लगाया जाएगा, वीट फ्लोर के एक्सपोर्ट पर नहीं लगाया जाएगा, बट रजिस्ट्रेशन करके हम बोल सकते हैं जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी, जिससे कि डिस्करेज हो वीट फ्लोर का एक्सपोर्ट। एंड दिस इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपी पर केजी। आप देख सकते हैं वीट की जो प्राइसेस है जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेने की सोची है। अभी फिलहाल के लिए ये डिसीजन नहीं लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियंस फंड्स इन स्विस बैंक जंप 50% टू ओवर 30K करोड़। सो इंडियन इंडिविजुअल्स और फर्म्स जो कि स्विस बैंक में अपना फंड्स, अपना एक्सेस मनी पार्क करते हैं, वो पैसा ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुआ है, इंक्लूडिंग थ्रू इंडिया बेस्ड ब्रांचेस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो डिफरेंट मोड्स को यूज़ करते हुए जो इंडियंस अपना स्विस बैंक में मनी पार्क करते हैं, ब्लैक मनी पार्क करते हैं, वो अपने 14 साल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। And according to 2021, now Indians have approximately 3.83 billion Swiss francs, approximately 30K crore in terms of Indian currency, on a sharp surge in holding via securities and similar instrument, while customer deposits rose as well. तो जो एनुअल डेटा स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक का है उसमें ये डिस्क्लोजर हुआ है कि इंडियंस का 14 सालों में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट अब देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज द ह्यूज अमाउंट, 30K करोड़ इन स्विस बैंक। माइंडेड स्टूडेंट, दीज आर द ऑफिशियल फिगर्स, हो सकता है अनऑफिशियल फिगर्स इससे ज़्यादा हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.